आज 28 जनवरी 2022 को हम राजकीय महाविद्यालय की प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में एक बहुत ही समय उपयोगी विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमारे प्राचार्य श्री राजकुमार वर्मा जी की अनुमति से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें अभी तक के हमने जो कार्यक्रम किए उसमें ये था कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नौकरियां हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्यार्थियों के जीवन का या जीवन को सफल बना सकते हैं, उन आवाज आ रही मेरी? नवीन आवाज आ रही है? नवीन आवाज आ रही मेरी क्या? आज कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं। अब शायद ठीक होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमने प्लेसमेंट सेल के माध्यम से बहुत सारे जो विषय थे उनके ऊपर विचार किया है। विद्यार्थियों को चाहे वो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरियां हैं, उन सब के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो इसी श्रृंखला में आज एक बहुत उपयोगी, जो वर्तमान समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब कोरोना इतना फैला हुआ है। आयुष जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, एक तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है इस समय पर। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसने दोबारा से वो व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है जो हजारों साल पहले थी भारत में, उसको महत्व प्रदान किया है। और एक तरह से जॉब्स के भी इसमें नए एवेन्यू खुलने जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुखबीर वर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस मंच पर। और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनका एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और दो बातें मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में, जो हमने हमारे प्राचार्य जज साहब जी बताते रहते हैं हमेशा अक्सर। इनकी जो प्रैक्टिस की हमेशा चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मतलब आयुर्वेद के बारे में उन्होंने इनसे बेहतर कोई बड़ा जानकार आदमी नहीं देखा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी विद्यार्थियों को इनके एक तरह से व्यक्तित्व से, अनुभव से और इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए आज ये गूगल मीट पर हम ये वार्ता कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुखबीर वर्मा जी एमबीबीएस के बाद फिर एक तरह से एमडी का कोर्स इन्होंने किया इसमें, और इसके साथ पीएचडी भी है इसमें, इस विषय में। और वर्तमान समय में जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसमें कार्यरत है आयुष डिपार्टमेंट में, सिविल हॉस्पिटल हिसार में। तो एक तरह से काफी सालों से वहां पर ये कार्य कर रहे हैं। और हम कह सकता हूँ कि एक अच्छा अनुभव है इनके पास। और आयुष के बारे में न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व है, बल्कि इसके संदर्भ में बहुत सारी जो करियर संबंधी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं इसके ऊपर। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुखबीर वर्मा जी, उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें और विद्यार्थियों को न केवल आयुष के बारे में, बल्कि किस तरह से वो इसे जीवन में भी अपना सकते हैं, केवल जॉब के बारे में नहीं, जीवन में भी किस तरह अपना सकते हैं, उन बातों के ऊपर अपना ज्ञान दे सर। और इस मंच पर पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
Thank you, Dr. Amarjeet ji. First of all, I thanks to Principal Sir, Dr. Amardeep Sir, and for the teachers and dear students and other people who are listening me. Myself, Dr. Sukhbir Verma, as Dr. Amardeep told about the description, I am working as a Arabic medical officer in GSC SAR. And I would like to share some of the material with you regarding Ayush and Ayurveda and all the things. And through the PPT, let me. Is it visible to all of you? Hello? जी sir. Is it audible and visible to all of you? Yes, sir. Audible और visible दोनों सर. ठीक है, इट्स ओके. हम आज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स जो आयुर्वेद के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे. तो मैं कुछ बातें अपनी तरफ से एक बार बात बताऊंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन आवर्स के लिए अपन बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो बताई भी नहीं जा पाती कई बार, और हमारे दिमाग में रह जाता है कि हमारे क्वेश्चंस थे या आंसर्स थे या कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं. प्रैक्टिकल एक्सेप्टेबिलिटी क्या रहे, कैसे रहे, इसके लिए मैं सब आपको क्वेश्चन आंसर्स पे भी अपन डिस्कस कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा बताया कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे घरों में रची बसी हुई है और जो हम नित्य प्रति अपने जीवन में उसका उपयोग करते रहते हैं. और कोरोना काल में जैसे कि आप सब लोगों ने काढ़ा पिया, दुनिया ने देखा, और बहुत सारे ऐसे केसेस जो एलोपैथिक से भी ठीक नहीं हो रहे थे, टाइम पे ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ केसेस तो ऐसे थे जो वेंटिलेटर पे थे और लास्ट में स्टेज पे बोला कि नहीं, अब तो बस पेशेंट जाने वाला है, 1 दिन का मेहमान है, 2 दिन का मेहमान है. ऐसे केसेस में भी हमने आयुर्वेद के चिकित्सकों ने काम किया और पेशेंटों को वेंटिलेटर से बाहर निकाला और पेशेंट काफी ठीक भी हुए. इस तरह से अनेक बार चिकित्सा में आप भी अपने पास में देखते हैं, प्राचीन काल में वैद्य रहे हैं और आज के टाइम में आयुर्वेद के चिकित्सक के नाम से रहते हैं. और बहुत सारे आपको देखा होगा दुनिया में हम डेली रूटीन में क्या क्या फॉलो करते हैं. लेकिन आयुर्वेद डिपार्टमेंट अभी आयुर्वेद नहीं है, आयुष डिपार्टमेंट हो गया है. तो मैं उसी के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से आपको बताना शुरू करूंगा कि आयुष डिपार्टमेंट में ए से आयुर्वेद बनता है, वाई से योग बनता है, यू से यूनानी बनता है, एस से सिद्धा बनता है, एच से होम्योपैथी बनता है. ये 5 चिकित्सा पद्धति एक डिपार्टमेंट में आती है जिसको कहते हैं आयुष डिपार्टमेंट. बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुष मतलब आरोग्य डिपार्टमेंट है, इस तरह का है, अलग अलग रहता है. लेकिन सटीक जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि आयुष के 5 शब्दों से 5 पैथी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका विवेचन हुआ है. इन सबको मिला के एक आयुष शब्द बना है. 2000 के करीब 1999-98 के करीब इसका नामकरण हुआ था और तब से आयुष डिपार्टमेंट चल रहा है. तो 5 डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा होम्योपैथिक को. होम्योपैथिक एक जर्मन पैथी है. जैसे आप देखा होगा ना, छोटी छोटी गोलियां लेके रखते हैं, सफेद सफेद टैबलेट्स होती हैं, वो ढक्कन में डाल के लेनी होती हैं, जीभ पे रखते हैं. उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि कुछ जो डिजीज है, सेम लॉ सिमिलर्स, मतलब जो बीमारी का कारण है वही उसकी इलाज में भी सहायता करता है. जैसे जहर को जहर मारता है, इस तरीके से जो डिजीज हुई है उसी तरह के मेडिसिन से ही वो ठीक हो सकती है. इस तरह का प्रिंसिपल उसमें रहता है.
और इसके बेस पे चिकित्सा की जाती है। एक मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं और मेडिसिन सिलेक्ट करके रोगी से पूछ के सारी डिटेल्स और वो उसको दी जाती हैं और वो मेडिसिन लेनी होती है, जिसमें आपको हाथ नहीं लगाना होता है। कुछ छोटी छोटी गोलियों में मेडिसिन नहीं होती, छोटी छोटी गोलियों के ऊपर मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट लगा हुआ होता है केमिकल की फॉर्म में। यदि हम उसको टच करते हैं तो हमारे हाथ पे लग जाएगा। इसलिए छोटी छोटी गोलियां जो है वो सीधी ढक्कन में लेके खानी होती है, उनको टच नहीं करना होता। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये तमाम जगह आप बड़े शहरों में मोटे तौर पे आप देख सकते हैं। जैसे आपके गांव उधर भी झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, हिसार है, सब जगह आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स मिल जाते हैं, ट्रेडिशनली भी और बहुत सारे तरह के। इसी तरह सिद्धा है। सिद्धा बेसिकली तमिल नाडु में चलती है। तमिल और द्रविडियंस जो हैं वो अपनी इसको एंशियंट मेडिसिन मान के चलते हैं और वो भी आयुर्वेद की तरह से ही हर्बल मेडिसिन पे बेस्ड है। कुछ किंतु परंतु थोड़ा मोटा चेंज होता है, कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स में चेंज होता है। कुछ मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन कोई डिफरेंट तरह के वो यूज करते हैं, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग हो सकता है। लेकिन कुल मिला के सिद्धा एक आयुर्वेदिक है। लेकिन एक ये पूरे भारत में एक जगह इन्वॉल्व है, केवल पूरी भारत में नहीं फैली हुई है, केवल तमिलनाडु में और द्रविडियंस के बीच में ही ये ज्यादा सक्सेसफुल है। इसलिए उधर के तमिलनाडु के इलाके में आप जाएंगे तो सिद्धा के प्रैक्टिशनर अपने को मिले हैं, देखते गए। जैसे तिब्बत में जाते हैं तिब्बतन मिलते हैं, इस तरह साउथ इंडिया में तमिल में सिद्धा के प्रैक्टिशनर मिलते हैं। इसलिए छोटी जगह कवर करती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आयुष में गिनी जाती है, इसलिए आयुष में इसका नाम जोड़ा गया। प्रैक्टिस आयुर्वेद के जैसे ही होती है ऑलमोस्ट। यूनानी, यूनानी भी हर्बल बेस्ड मेडिसिन है आयुर्वेद के जैसे ही, और ऐसे ही चलती है। थोड़ा सा प्रिंसिपल्स में फर्क है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसकी लैंग्वेज सारी उर्दू में होती है, नाम उर्दू में होते हैं। मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है हमारी वो ज्यादा यूज करती है, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं तो वहाँ इस तरह के आपको चिकित्सक ज्यादा मिलेंगे। और ये ज्यादा ऐसा माना बिलीव किया जाता है कि यूनान से आई थी और मुगलों के साथ जब हम मुगल हमारे देश में आए थे तब यूनानी चिकित्सा पद्धति आई थी और वो यहाँ पे रह गई और अब हमारे दिलों में बसी हुई है। हम लोग सब लोग स्पेसिफिकली वो इलाका जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ इसका प्रयोग होता है। ये भी हर्बल मेडिसिन के जैसे ही बेस्ड है। इसमें भी वही शहद, गुड़, घी, तेल इत्यादि सब का प्रयोग आयुर्वेद की मेडिसिन के जैसे ही किया जाता है। ट्रेडिशनल पैथी है और बड़ा अच्छा इफेक्ट रहता है। बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, जैसे हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा हमदर्द कंपनी एक स्पेसिफिकली यूनानी मेडिसिन बहुत ज्यादा बनाती है। तो इस तरीके से कुछ एक स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो यूनानी कंपनियां बनाती हैं। तो एक है इस तरह से। इसके बाद अब मैं कॉमन अपनी मेन स्ट्रीम पे आ जाता हूँ, आयुर्वेद। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। बेसिकली हमारी मात्र चिकित्सा पद्धति है, हमारी खुद की चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथिक विदेश से आई, होम्योपैथिक जर्मनी से आई, यूनानी हमारे साथ जब आई जब हम मुगल हमारे पास आए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जिस चिकित्सा पद्धति का पदार्पण किया, जो ज्ञान हमारी संस्कृति में डाला, हमारे घर परिवार में डाला, हमारी जिंदगी में डाला, हमारे लिविंग सिस्टम में डाला, वो भारतीय चिकित्सा पद्धति है। वो भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है। It is usually based on the herbal medicine and metals are also being used, and every dravya available on the earth can work as a medicine. आयुर्वेद के हिसाब से यदि शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र कहता है कि किश्चित द्रव्य उपलब्धते नोत्रस तथा औषधि, मतलब नाना औषधि भूतम किश्चित द्रव्य उपलब्धते। ऐसी कोई द्रव्य नहीं है जो संसार में है और वो मेडिसिन नहीं है। सिर्फ मेरे को जानकारी है या नहीं है ये फर्क है। एक पत्ता हमने लिया, तोड़ा, पता नहीं उसके मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। मैंने एक कोई मेटल धरती में से उठाई, कोई धातु उठाई, मतलब पित्तल हो सकता है, तांबा हो सकता है, कोई भी ऐसी,
हो सकता है मेरे को पता ना हो, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। अर्थात शास्त्र ये कहता है, आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो द्रव्य है वो मेडिसिन नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु मेडिसिन है, प्रत्येक द्रव्य मेडिसिन है, और उसका प्रयोग हमें आना चाहिए। कितना हम कर पाते हैं वो एक चिकित्सक या शास्त्र पे डिपेंड करता है। It has own principles, like science for the treatment as like other sciences, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसे आप 2+2=4, A+B=4 नहीं हो सकता। हम CH+HO2 करके H2O करके डालेंगे तो CH2O हो जाएगा, केमिस्ट्री का प्रिंसिपल हो गया। न्यूटन्स के लॉ हैं वो केमिस्ट्री में नहीं लगते हैं। मतलब हर साइंस के एक अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। फिजिक्स के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, उसके अलग हैं। इसी तरह एलोपैथी के अपने प्रिंसिपल्स हैं, तो आयुर्वेद के अपने प्रिंसिपल्स हैं। आयुर्वेद अब एक साइंस है। यूं कोई भी एक उठा के कुछ भी कह दे कि भाई ये ले लो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा हरड़ खा लो ये पेट साफ हो जाएगा, उसके लिए हरड़ एक पेट साफ करने की मेडिसिन हो सकती है। लेकिन जब मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो हरड़, उसी हरड़ को हम चवरंता वर्धंत अग्नि पेशिता बल शोधनी स्विन्ना सवना पत्ता भ्रष्टा प्रवक्ता तो दोष इस तरह से करते हैं। चबा के हरड़ खाएंगे तो हमारे को अलग इफेक्ट देगी, उबाल के हरड़ खाएंगे अलग इफेक्ट देगी, भून के खाएंगे अलग इफेक्ट देगी, काढ़ा बनाए खाएंगे अलग इफेक्ट देगी, नमक के साथ खाएंगे अलग इफेक्ट देगी, सोंठ के साथ खाएंगे अलग इफेक्ट देगी, गुड़ के साथ खाएंगे अलग इफेक्ट देगी। इस तरह से हर प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये साइंस। आप रैंडमली यूं नहीं कह सकते कि बस हो गया, ये पत्ता खाने से ऐसा हो जाता है। आपने सुना होगा जैसे कि ये खा लो ऐसा हो जाएगा, ये खा लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे प्रिंसिपल बेस्ड है। वो रैंडम चीजें कुछ हैं जो इजी हैं, लेकिन जब हम डीप चीजों पे, ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ वेंटिलेटर पे पेशेंट्स को भी हम निकालते हैं, ऐसी एक इमरजेंसी आ जाती है जब हम करते हैं, तो प्रिंसिपल बेस्ड चिकित्सा ही करते हैं। तो इसलिए इसको एक साइंस मानना है, द आर्ट ऑफ लाइफ है ये, आयुर्वेद की साइंस, जीने की विज्ञान है ये। तो कहता है जो कोई भी विज्ञान बिना प्रिंसिपल्स के नहीं हो सकता, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या रहा है कि टू कीप द हेल्दी एंड टू ट्रीट ए सिक पर्सन। अर्थात जैसे आयुर्वेद में लिखा हुआ है प्रोजनम तस्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातरस्य विकार प्रशमनम से। मैं कुछ संस्कृत के श्लोक बीच में बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को कंफर्टेबल हो, नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ शायद कुछ समझ में आए। टू कीप हेल्दी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो एक व्यक्ति बीमार ना हो इसकी चिंता आयुर्वेद करता है। और ये मतलब अननोन टाइम से हम कह सकते हैं, 5000 साल पहले तो मैं कह रहा हूं, लेकिन पता नहीं कब से, इससे भी पहले शायद। हम वैक्सीन की बात आज करते हैं कि वैक्सीन लगेगी तो हमें ये हेपेटाइटिस नहीं होगा, वैक्सीन लगेगी तो टीबी नहीं होगी, वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी तो कोविड नहीं होगा, वैक्सीन लगेगी तो ये नहीं होगा। वैक्सीनेशन मतलब कि अपने आप को बचाने का तरीका। लेकिन आयुर्वेद तो ये बात बहुत पहले से करता है, टू कीप हेल्दी। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजों के बारे में हमारे जीवन में हर चीज को जोड़ा हुआ है। क्या हम देखें कि सुबह उठने से लेके शाम तक, सुबह उठे, ब्रश किया, कुल्ला किया, कुल्ला शब्द कहाँ से आया, ब्रश किसने किया, दातुन किसने की, हम खाते कैसे, रोटी कैसे चौपड़ते हैं, हम सब्जी में छोंक क्यों लगाते हैं, सब्जी अकेली उबाल के क्यों नहीं खाते हैं, किसको उबालना है, किस फ्रूट को कच्चा खाना है, किसकी सब्जी बन सकती है, क्या हम बैंगन को कच्चा खा सकते हैं, क्या हम इसकी सेब की सब्जी बना सकते हैं, नहीं बनाते ना। हर चीज को डिफरेंशिएट किया हुआ है, हमें तो परोसा हुआ मिला नहीं, ये फल है, ये दाल है, इनको दाल को भिगो के बनाना है, इसको इसमें अजवाइन का छोंक लगाना है। ये सारी चीजें यदि हम देखते हैं, हमें व्यायाम करना है, हमें पैदल चलना है हेल्दी रहने के लिए, हमारा जीवन पूरा। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो ट्रीट, दूसरा है ट्रीट ए सिक पर्सन। एक बीमार आदमी को ठीक कैसे किया जा सकता है। एक ऐसा कोशिश की गई सिस्टम में डालने की कि भाई नहीं, पहले कोई बीमार ना हो, लेकिन एक व्यक्ति है,
उसके ऊपर ऋतु का प्रभाव भी होता है, खाने में गड़बड़ भी करेगा, उम्र की भी आएगी बीमार होने की, लेकिन वो बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस सब के बारे में जो है आयुर्वेद में बताया है। तो जैसे टू कीप हेल्दी हमें कुकिंग बताई गई, हमें डाइट बताई गई, हमें लाइफस्टाइल बताया गया, हमें योग बताया गया, हमें रसायन चिकित्सा, दूध घी खाते हैं वो सब ताकत कैसे आएगी। ट्रीटमेंट्स के लिए आयुर्वेद ने कई तरह की चिकित्साएं बताई, शोधन चिकित्सा जैसे मतलब शरीर को शुद्ध करना, पंचकर्म थेरेपी जिसको कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे आप स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल की सर्विस कराने जाते हैं, इस तरह हम आदमियों की सर्विस करते हैं। और एक शोधन चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा जो किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं है पूरी दुनिया में। एक आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें शोधन चिकित्सा आती है। कोई भी एलोपैथी में ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, यूनानी में ऐसा नहीं है, चाइनीज में ऐसा नहीं है, जापानी चिकित्सा में ऐसा नहीं है, मिश्र की चिकित्सा में ऐसा नहीं है। केवल आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें पंचकर्म थेरेपी के बारे में डिटेल से बताया गया, हाउ टू क्लीन द बॉडी, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट आता है शमन। शमन मतलब जिस तरह से बाकी सारी चिकित्सा होती है, टैबलेट खानी है, खा के बुखार उतर के है, गोली खा ली, चूर्ण खा लिया, काढ़ा खा लिया, पी लिया, चाटने की दवाइयां कुछ आ गई, जैसे च्यवनप्राश आप देखते हैं, कोई भस्मों का प्रयोग आपने सुना होगा, अरिष्टासव का प्रयोग आपने, पीने की शीशियां आ गई है, सिरप आते हैं, ये सब जो है ये शमन चिकित्सा में आती है। हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारी पिछली सीरीज में देखेंगे कि टू कीप हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमें बताया डाइट और कुकिंग। डेली डाइट्स हैं, जैसे डेली डाइट में कैसे हम लोग डेली का डेली खाते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि दाल में छोंक लगाना है, हींग का लगेगा, लहसुन डलेगा, जीरा भुनेगा, घी थोड़ा सा डलेगा, हल्दी डलेगी, ये हम खाएंगे। सब्जी रोटी हम रोज खाते हैं, ये हमारी डेली डाइट का हिस्सा है। दूध हम पीते हैं, ये हमारी डेली डाइट का हिस्सा है। और इन सब चीजों को डेली डाइट्स में क्या होगा ये हमें देखना होता है। दूसरा है सीजनल डाइट्स। आजकल जैसे सर्दी का सीजन चल रहा है तो हमारे सबके घरों में, पूरे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, इंडिया में गए पैन ऑफ इंडिया में, कि किसी के लड्डू हैं, किसी के जलेबियां हैं, किसी गाजर पाक है, किसी के कुछ डला हुआ है, किसी कुछ गूंद के लड्डू है, कोई मेथी के लड्डू डाल रहा है, कोई किसी के लड्डू डालता है। पूरी सर्दी हम खाते हैं और अलग अलग सीजन के हिसाब से, कभी घेवर खाते हैं, कभी खील खाते हैं, कभी हम, अभी आपने देखा मकर संक्रांति गई थी, तिलकुटा हम खाते हैं। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से हमारे डाइट्स इंक्लूडेड हैं और वो करिकुलम हमारा आयुर्वेद की ऋषियों ने ही हमें बना के दिया हुआ है। वो दोषों की चिकित्सा के हिसाब से दिया हुआ है कि कब पित्त का शमन करना है, बेसिक प्रिंसिपल जैसे होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कब वात का शमन करना है, कब कफ का शमन करना है। एज रिलेटेड डाइट्स, कोई बच्चा है तो उसको क्या खिलाना है, बड़ा है तो उसको क्या खाना है, बुजुर्ग है तो उसको क्या खाना है, क्या उसके लिए अच्छा है, ये सारी एज रिलेटेड, एज के हिसाब से भी हमारे डाइट्स मेंशन है। कुकिंग मेथड्स, रोटी पे घी लगाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, हम सब्जी में छोंक लगाते हैं, हम रायता बनाते हैं, हम इस तरह से अनेकों हमारी जो कुकिंग मेथड्स हैं, किसी को नहीं पता कहाँ से आई, सिर्फ फॉलो कर रहे हैं पुरानी जनरेशन से। माँ ने माँ ने माँ ने माँ ने उसकी माँ ने उसकी माँ ने उसकी माँ ने उसकी माँ ने उसको बताया, लेकिन किसी को नहीं पता किसने किसको बताया। लेकिन मेरे को पता है, ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है, संस्कार हैं सब, आयुर्वेद की भाषा में सब बताया हुआ है। हम दूध में बैंगन डुबो के कभी नहीं खाते, दूध में हम रोटी डुबो के खा सकते हैं। दूध में चावल बनाते डाल खीर बनाते हैं हम, कभी बैंगन डाल के खीर बनाई है किसी ने? नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ने नहीं बताया। आयुर्वेद ने नहीं बताया तो आज की साइंस भी उसको फॉलो नहीं करती, आज के लोग भी उसको फॉलो नहीं करते। दूसरी साइंसेस जो भी हैं XYZ सब आई हैं, लेकिन वो चिकित्सा पद्धति आई है, चिकित्सा करने के लिए आई है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं उतर पाएंगी। जीवन में केवल आयुर्वेद ही है और वही रहेगा। यूज ऑफ स्पाइसेस, हम मसाले, हमारे घर में इतने सारे मसाले हम रखते हैं, अजवाइन है, धनिया है, पुदीना है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, धनिया है, आपका ये हल्दी है, हम सब डालते हैं, अलग अलग डालते हैं। माँ कहेगी आज इसमें हींग का छोंक लगेगा, क्योंकि नहीं लहसुन की चटनी खाएंगे इसके साथ, हम इसके साथ लहसुन की चटनी में थोड़ी सी मिर्च डाल लेंगे, या फिर अलग अलग तरीके से हम स्पाइसेस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? किसने कहा था
किसी को नहीं पता। वही बात कि सारे मसाले हमारी डाइट्स में आए हैं, लेकिन इन मसालों की एक उपयोगिता है। कभी कभी जैसे माँ ने कहते पेट में दर्द हो गया रात को, किसी ने कहा हींग का लेप लगा दो, किसी ने कहा अजवाइन की फाकी दे दो, कोई कहेगा आप धनिया के लड्डू खा लो बना के। ये सारे मसालों का प्रयोग आपने देखा होगा। जैसे चश्मा चढ़ गया उनका सफेद मिर्चों को पीस के दो घी में डाल के, कोई बादाम खाता है। ये सारी चीजों का प्रयोग जो हमारी डाइट्स पे कुकिंग में डाला हुआ है, ये आयुर्वेद से डाला हुआ है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड योगा। कैसे जीना है, कैसे बात करनी है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए अपने व्यवहार में, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी है। अलबत्ता एक्सरसाइज की तो अब जरूरत पड़ने लगे। जब हम पहले तो खेतों में गाँव में काम करते थे, या अभी भी जो करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। जो कसी काम करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर काम नहीं करते। डेली रूटीन हमारा, हम क्यों नहीं दिन में सोते, हम क्यों रात को सोते हैं, हम जल्दी क्यों सोते थे रात को, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं। कुछ लोग, अभी बच्चे लेट उठते हैं, लेकिन पुराने टाइम में सब देखा मैंने, बड़ों को जल्दी उठते हुए 4 बजे 5 बजे सुबह उठ जाते थे। मेडिटेशन करना, मेडिटेशन हम इस तरह से नहीं करते थे बैठ के, लेकिन हम घरों में आरती करते थे, धूप लगाते थे, पूजा करते थे घरों में। एक तरीके का एक सत्संग करते थे आस पड़ोस में। हम किसी भागवत के पाठ में जाते थे, हम कभी रामायण पढ़ते थे, हम कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने का। इस तरह के अनेकों तरीके जो हमारी मेडिटेशन के बताए हुए हैं, जो हमारे जीवन में हमारी मानसिक सुदृढ़ता बनाए रखते हैं। अनेकों चिकित्सा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह बताई हुई है, वो सब हम करते रहे हैं। वो सारा हमारी सोशल कल्चर से आया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक गलत नहीं करेगा, समाज की व्यवस्था बनाए रखना है। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये पड़ोस के लोग हैं, किसी को परेशान नहीं करना है, दूसरे की सहायता करना है। ये सारा का सारा आचार रसायन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है, जीवन में कैसे जीना चाहिए, ये सब, इस सब के बारे में सारे की सारी आचार रसायन करके आचार्य ने बताया है कि हमें ग्राम्य जीवन में रहते हुए किन किन चीजों का फॉलो करना चाहिए। ये सब वहीं से सिखाया, वरना व्यक्ति को इतना सोशल ज्ञान कैसे हो सकता है, कोई सिखाएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा सिखाया, तब ऐसा हुआ है। ट्रीटमेंट्स में जैसे मैंने बताया, शोधन चिकित्सा, हम 5 तरह से प्रकार होते हैं। तो बस वमन है, उल्टी कराते हैं। वमन मतलब उल्टी कराना। हम कुछ घी पिलाते हैं, पेशेंट को तैयार करते हैं, उसके बाद उसको उल्टियां कराते हैं। विरेचन कराते हैं, दस्त लगाते हैं। विरेचन मतलब दस्त लगाना, उसको मेडिकेटेड इंपरगेशन बोलते हैं इसको। हम दवाइयों के द्वारा और स्पेसिफिक तैयारी करके घी पिला के उसको दस्त लगाते हैं। वस्ती एनिमा लगाते हैं हम उसको, नाक में दवाई डालते हैं हम उसको, या ब्लड निकालते हैं उसका। इस तरह से 5 तरह के टॉक्सिफिकेशन मेथड्स होते हैं। पूरा एक तरीका विधि विधान से हम इसको ऐसा करते हैं कि पेशेंट को शुद्ध करते हैं। जैसे किसी आप कपड़े धोते हैं मशीन में, इस तरह से हम व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। कपड़े धोने का एक अपना तरीका है, गाड़ी साफ करने का अपना तरीका है, इसी तरह से व्यक्ति को शुद्ध करने का एक अपना तरीका है। ये 5 प्रकार के जो चिकित्सा विधाएं हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए पूरा एक प्रिपरेशन रहती है, तरीका रहता है। 7 से 10 दिन तक घी पिलाएंगे, उसके बाद सिकाई करेंगे, पसीना निकालेंगे, दोषों को सिर से बाहर निकालेंगे। फिर डाइट का मैनेजमेंट रहता है। ये मोटे मोटे तौर पर 5 ये रहते हैं। इनके साथ कुछ एसोसिएटेड मेथड्स होते हैं, जैसे अभ्यंग मसाज है, सिकाई है, फोमेंटेशन करते हैं, लेप लगाते हैं, शिरोधारा जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, सिर पे तेल डालते हैं या मालिश करते हैं। बड़ा कॉमन, ये एक्सेप्टेबल रहा है समाज में। घरों में किसी ने कह दिया मोच आगे में रोटी बांध ले गर्म करके, किसी ने कह दिया नहीं तेल की मालिश कर ले। कान में दर्द हो गया तो अरे किसी ने बताया है कि लहसुन ना, सरसों के तेल को थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको पका के कान में डाल लेना, कान का दर्द खत्म हो जाए। इस तरह से अनेकों चिकित्साएं ऐसी है जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में सब जगह। वो सारे की सारी आयुर्वेद की देन है। वो इसलिए लोगों को बताई गई थी कि एक व्यक्ति आराम से अपना घर पे इलाज कर सके, उसको चिकित्सक की आवश्यकता ना रहे, ठीक रह सके वो। जब उसको फिर भी उसकी बीमारी ठीक ना हो तो वो किसी चिकित्सक के पास जाए, ताकि उसका खर्चा भी कम हो, ताकि उसकी चिकित्सा भी आसानी से हो जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी गया उसको लूट लो, उसको जितना उसके पास है ले लो, ऐसा नहीं था पहले। अभी चिकित्सा में बदल रहा है, लेकिन हमारी ये जीवन में रहने वाली चीजें हैं, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते। हमारे साथ ये रहेंगी और हमें अपनाना पड़ेगा इनको।
इसके अलावा हम शमन के लिए, जो बीमारी हो जाती है किसी को, भी हम शोधन भी कर लिया, उसके बाद हम कुछ डाइट मैनेजमेंट्स भी करते हैं। केवल ऐसा भी होता है आजकल तो, बहुत से रोगी तो केवल डाइट से ही ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग बहुत सारे जो खाने पीने के परहेज, बस कुछ नहीं खा लिया, अपने शरीर को डस्टबिन बना कर रखते हैं, जो मर्जी है खा लिया, ये भी खा लो वो भी खा लो। तो एक व्यक्ति आता है मोटा, बहुत ताजा मोटा एक आदमी आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे को वेट कम करना है। मैं जी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ये बता दो मेरे को खाना क्या है उसके लिए। अब खाने के लिए हर कोई डूब रहा है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद में डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत अच्छे से केवल डाइट से भी चिकित्सा की जा सकती है, आहार से भी चिकित्सा की जा सकती है, ऐसा शास्त्र मानता है। तो केवल डाइट से चिकित्सा करना, जरूरत पड़े तो कुछ मेडिसिन का प्रयोग करना, जैसे चूर्ण का प्रयोग है, काढ़े का प्रयोग है, कोई भस्मों का प्रयोग है, अरिष्टासव है, कोई सिरप है, कोई टैबलेट भी आती है, अभी खूब सारे कैप्सूल, बहुत सारी तरह की मेडिसिन आती है जो कि रोगियों को दी जाती है। यूज ऑफ स्पेशल रिजेनरेटिव मेथड्स। इसके अलावा भी हमारे पास खूब सारे ऐसी चिकित्साएं होती हैं, कल्प विज्ञान जिसको हम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक व्यक्ति 40 दिन तक दूध पे रहा, उसने कोई भी दवाई नहीं खाई, कुछ भी खाना नहीं खाया। एक व्यक्ति 40 दिन तक लस्सी पीता रहा, उसने अपना इलाज किया। इस तरह से कुछ ऐसी चिकित्साएं होती है जिनको हम रिजुविनेटिव चिकित्सा कहते हैं, रसायन चिकित्सा कहते हैं। वो स्पेसिफिकली मेडिसिन दी जाती है, चाहे बीमार नहीं पिए तो भी ताकत बढ़ाने के लिए या किसी बीमारी से बचने के लिए दी जाती है, उनको रिजुविनेटिव चिकित्सा कहते हैं। ये इस तरह के ट्रीटमेंट मेथड्स हमारे यहाँ कहते हैं। अब ये सब जानना जरूरी था, क्यों? हम अपना कैरियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन किस में कैरियर बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाना चाहते हैं, ये हमें नहीं पता होगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कैरियर, अकेला कैरियर बना के रह जाएंगे। इसलिए हम सबको आयुर्वेद की एक बेसिक नॉलेज हो, हमें पता रहे हम क्या है, हम कैरियर किस पे बनाएंगे। कोई बच्चा कैरियर बनाना चाहता है तो कहाँ बनाना चाहता है, तो उस तरह से आगे जब कैरियर बनाना चाहता है तो उसे क्या क्या उसको कर सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। कोर्स एंड एडमिशंस। कोई भी आप आयुर्वेद के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हर डिग्री के जैसे बैचलर डिग्री होती है, ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं हम, उसमें आयुर्वेद में BAMS होती है, यूनानी में BUMS होती है, होम्योपैथिक में BHMS होती है, योगा में BNYS होती है, बैचलर इन नेचुरोपैथी योगा एंड साइंसेस करके। ये सब 5 साल और 5.5 साल की होती है, जैसे एलोपैथिक की MBBS होती है, इसी तरह ये भी 5.5 साल की होती है। वही सेम पैटर्न पे 10-12वीं क्लास मेडिकल के साथ हो, और नीट का एग्जाम दिया है, नीट के स्कोर के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में, किसी भी यूनानी कॉलेज में, किसी भी होम्योपैथिक कॉलेज में, किसी भी योगा कॉलेज में। BNYS के कोर्सेज जैसे हमारे यहाँ कम है, साउथ इंडिया में ज्यादा है। BHMS के कॉमन मिल जाते हैं। BUMS के ऐसे क्षेत्र में ज्यादा है जहाँ पे यूनानी लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम भाई ज्यादा रहते हैं। आयुर्वेद के कोर्सेज तो बड़े कॉमन हैं पूरे हिंदुस्तान में, पैन ऑफ इंडिया में। अब जब आपने बैचलर डिग्री की है तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, जैसे BA के बाद MA होता है, इसी तरह से आयुर्वेद में MBBS के बाद MD MS देखा होगा आपने। इस तरह आयुर्वेद में भी होता है, MD MS होता है, 3 साल का होता है, अलग अलग स्पेशलिटी में होता है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी MD MS बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे हरियाणा में देखें तो 60-70 MD MS हैं और बहुत कम है। तो कम है तो उसके कारण क्या रहता है कि हम लोगों को ज्यादा कॉमनली मिलते नहीं है, और कम है उसकी इसीलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि MD स्पेसिफिकली, MD MS अलग अलग होते हैं। जैसे मेडिसिन में अलग होता है, बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, आपका सर्जरी का अलग होता है, ENT का अलग होता है, गायनी के अलग होते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में भी सारे MD MS अलग अलग होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं रहती। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, हर तरह की स्पेशलिटी के हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। इवन एनेस्थीसिया में भी होते हैं, रेडियोलॉजी में भी होते हैं, सर्जन्स, आपके जनरल सर्जन्स भी होते हैं। और उसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए बैचलर डिग्री चाहिए होती है। उसके बाद PG का, इसी तरह से नीट का एक एग्जाम होता है, PG नीट जिसको कहते हैं। उसके स्कोर के बेस पे आपको MD करने के बाद जो है 3 साल की MD की, तो फिर उसके बाद वो PhD में जाते हैं। तो PhD स्पेशलिटी वाइज होती है। फिर MD MS के बाद 3 से 5 साल हमें PhD करने में लगते हैं।
जैसे डीएम होता है या उनका एलोपैथी में या अदर सब्जेक्ट में पीएचडी होती है, इस तरह डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हमारे यहाँ पीएचडी होती है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एमडी होती है उसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, और एमएस को मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे कोर्सेज होते हैं जिसमें 10वीं 12वीं के बाद या बैचलर डिग्री के बाद या एमडीएमएस के बाद हम आगे अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रीम डॉक्टर की है, डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं उनके भी कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे उपवैद्य है या फार्मासिस्ट होता है, वो डी फार्मा करके आते हैं वेद में, वो 2 साल का होता है। 12वीं मेडिकल के बाद आप कहीं से भी 1-2 जगह से, हरियाणा में भी होता है, वो 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे पंचकर्मा प्रोसीजर करते हैं तो 1 साल का पंचकर्मा थेरेपिस्ट का कोर्स होता है। ये टेक्नीशियन होते हैं जो हमारे डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, ये भी 10+2 मेडिकल होने चाहिए, इनको मिलता है। अभी कुछ नए कोर्सेज डाइट के लेके, वृक्ष आयुर्वेद को लेके, मतलब वृक्ष आयुर्वेद अर्थात जैसे एग्रीकल्चर में हम डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथी के या वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह से आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी वेटरनरी और एग्रीकल्चर में जाएं, इस तरह की एक नई ब्रांच शुरू की है वृक्ष आयुर्वेद। कुछ फार्मेसी के कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने डी फार्मा बताया, इस तरह बी फार्मा भी होता है, एम फार्मा भी होता है, वो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग तरीके के कोर्सेज शुरू किए हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो एक तो इंस्टीट्यूट में कभी अलग अलग शुरू किए हैं, वो भी आने वाले टाइम में शायद बढ़ेंगे, तो उनका स्कोप अलग से रहने वाला है। जॉब्स एंड वर्क आफ्टर द डिग्री। अब एक कोई भी डॉक्टर है तो आपको जैसे पता है, कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस इन जनरल स्पेशलिटी मेडिसिन सर्जरी। हम बीएमएस करने के बाद या बीएमएस या बीएचएमएस करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। आप एमडीएमएस है तो स्पेशलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी एमएस है तो आप सर्जरी कर सकते हैं, हरियाणा में नहीं पूरे देश में भी कर सकते हैं। और हरियाणा में एक प्लस बेनिफिट ये है कि हरियाणा में किसी ने बीएमएस किया हो तो एलोपैथिक प्रैक्टिस मेडिसिन भी कर सकता है, नियम के हिसाब से कर सकता है, रूल के हिसाब से कर सकता है, हमारे संविधान के हिसाब से कर सकता है। तो सर्जरी भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी बीएमएस या एमएस सर्जन है तो सर्जरी कर सकता है। हमारे हिसाब में भी एक सर्जन लोग करते हैं, बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, तो बहुत जगह ऐसा लोग करते हैं। सोनीपत में भी हरियाणा में है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी बहुत अच्छी करते हैं, आयुर्वेद के सर्जन है हमारे। इस तरह अनेकों सर्जन अवेलेबल हैं, सर्जरी कर सकते हैं। कैन बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विसेज एज अ मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, फार्मा असिस्टेंट और पंचकर्मा टेक्नीशियन। आपके पास डिग्री है उसके हिसाब से आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं, कि जैसे मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, इस तरह से प्राइवेट में भी कुछ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में कुछ रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं, कहीं कहीं पंच फार्मासिस्ट की भी जरूरत होती है। इस तरह से पंचकर्मा टेक्नीशियंस की बहुत कॉमन डिमांड रहती है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड, बल्कि पंचकर्मा टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत ज्यादा है। कैन ओपन ए फार्मेसी एंड डू एनी जॉब इन फार्मेसी, इन मैन्युफैक्चरिंग और द सेल्स। आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं, अपनी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर सकते हैं, या सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। ये भी बहुत सारे, जिस तरह से हिमालय है, डाबर है, सबको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए, तो उसमें भी आपके पास जिस डी फार्मा की जो किया हुआ आपने, तो जॉब्स अच्छी रहती है। और अदरवाइज अपनी डॉक्टर है तो अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं, या फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कर ही सकते हैं। Anyone can do the MBA in hospital and healthcare management after a bachelor degree can serve as a part of management of the admission। आजकल बड़ा कॉमन है कि BMS का या BMS किया उसके बाद MBA कर लेते हैं, और आप देखते होंगे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट के डॉक्टर्स रहते हैं जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट करते देखते हैं, तो MBA करके वो सारे लग सकते हैं आराम से। तो आपका MBA करने का स्कोप रहता है, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वैसे तो MBA जनरल भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारा काम रहता है। आपको बेसिक नॉलेज है तो आप हर्बल मेडिसिन सप्लायर और कल्टीवेटर भी हो सकते हैं। मतलब आपको आयुर्वेद का बड़ा अच्छा स्कोप है, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है। कल्टीवेटर जो हो सकते हैं भी आप, हम खेतों में बहुत सारी चीजें उगाते हैं, क्यों ना जड़ी बूटियां उगाई जाए, उनको स्टोर करके उनको सही पैक करके आप मेडिसिन को पैकेजिंग करके दे सकते हैं। क्योंकि आपको सबको पता है हर्बल मेडिसिन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हिंदुस्तान में जो हर्बल मेडिसिन की सप्लाई है वो बहुत कम कर पा रहे हैं, अभी पूरी दुनिया को हम दे नहीं पा रहे हैं। यदि समय रहते हम इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं
तो शायद फ्यूचर में इस पे एक अच्छा कैरियर हमारा निकल के आ सकता है। अच्छे से कल्टीवेशन हो, पैकेजिंग हो, सप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें रहता है। ये मोटे मोटे तौर पे रहता है। और लेकिन वो ही है, कैरियर मतलब अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ, अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। पैसा हो रिस्पेक्ट ना हो तो गड़बड़ है, पैसा नहीं हो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट हो तो भी गड़बड़ है। ऐसी जॉब जिसमें पैसा भी हो रिस्पेक्ट भी हो। दूसरा, सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ। हम सब पैसा होने के बाद यदि स्वस्थ हैं, मेरे परिवार में सब स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वास्थ्य की चिंता कर सकता हूँ, तो मेरे को अवेयरनेस है, तो मैं फैमिली हेल्थ मेरी ठीक है, सेल्फ मेरी हेल्थ ठीक है, दिस इज मेरे अल्टीमेट एम है। मेरे मन में शांति है, मेंटली कूल हूं मैं, ना ज्यादा भाग दौड़ है, ना लड़ाई झगड़ा, ना कुछ हो, शांत चित्त में हूँ, मतलब मेरे कोई उठा पटक नहीं है, शांति है दिमाग में, मेरे को यही चाहिए। मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ, मेरे को कम्युनिटी में किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए। तो ये सारे एम प्राप्त करने के लिए, किसी के पास मेंटली शांति नहीं, मानसिक शांति नहीं है, पैसा है, क्या करोगे उसका? आपको रिस्पेक्ट नहीं है, पैसा है, क्या करोगे आप उसका? आपकी फैमिली में सब बीमार हैं लेकिन पैसा है, क्या करोगे आप उसका? आपके पास मतलब पैसा नहीं है, सब कुछ है लेकिन तब भी अब दिक्कत आएगी। तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है जहां सारी चीजें मिल जाती हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन अचीव थ्रू दैट आई नो, क्योंकि मैंने देखा है। एक लेडी मेरे पास आई फतेहाबाद से, पिछले साल 2 साल पहले की बात है। वो कहती कहती कि डॉक्टर मेरे बच्चे का बीएमएस में एडमिशन कराना है। जी करवा दो। बोली मैं करवाना चाहती हूँ। कितने पैसे लगेंगे? जी पैसे तो आपके पास हैं तो आप एमबीबीएस क्यों नहीं कराते? बोले मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मैं बच्चे को एमबीबीएस करा सकती हूँ, एक बार नहीं 2 बार करा सकती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, करा सकती हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद की डिग्री कराना चाहती हूँ। मैं क्यों कराना चाहते हो? कहते कि एक लड़का बच्चा जो है जिंदगी जीना सीख जाएगा, इंसानियत का जिंदगी जिएगा, लोभ लालच से दूर जिंदगी जिएगा, मानसिक शांति के साथ जिंदगी जिएगा, सुखपूर्वक जिंदगी जिएगा, भागा दौड़ी से रहित जिंदगी जिएगा। यदि पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं होता, और बहुत कुछ होता है जिंदगी में जीने के लिए। ये सब चीजें शायद हमें बहुत लेट समझ में आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स थ्रू आयुर्वेदा। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्योंकि जिंदगी का कोई एक जो क्वेश्चन दूसरा, है तो सर कोई पूछ सकता है। हाँ, जिंदगी का एक जो दूसरा पहलू है, क्योंकि जो आपने लास्ट में बताया कि हमारी मानसिकता ऐसी हो गई, सिर्फ पैसा ही दिखाई पड़ता है, किसी भी फील्ड में चले जाएं हम, और जो ज्यादा पैसे देता है उधर चले जाते हैं। फिर अगर इसके साथ साथ फिर जो शांति चाहिए, आज के मतलब जो पेंडेमिक में जो हमें देखने को भी मिला है कि अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो पैसा भी फिर काम नहीं आता है, और आपकी बहुत सारी समस्याओं की जड़ भी पैसा ही है, और जब तक शांति नहीं मिलेगी तब वो नहीं मिल पाता है। तो आपने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया, और साथ साथ जिंदगी जीने का तरीका भी बताया। क्यों, मतलब जब सारा भारत, मतलब भारत में सारी व्यवस्थाएं हैं, मगर उसके बावजूद भी हम पश्चिमी देशों की तरफ जाते हैं, एलोपैथी की तरफ जाते हैं, बहुत सारी चीजों की तरफ जाते हैं। तो एक नया विकल्प बेहतर तरीके से हमारे सामने आया है, यानी जो हमारे पास पहले से ही था, मगर उसके ऊपर लोगों ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई उसको ध्यान नहीं दिया, तो अब उसके बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो आप जैसे लोग बड़े कर्मठ तरीके से काम कर रहे हैं, और इससे मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी, और आगे और इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ गुणात्मक परिवर्तन आएंगे, सकारात्मक भी परिवर्तन आएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए, किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं सर, हाँ, पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो आप लोग जैसे। क्योंकि अधिकतर सब, कन्वर्सेशन नहीं होगा तो कुछ कई बार लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ सही बात, क्योंकि इसमें आपसे अपनी कुछ
बातें पूछ सकते हो, अपने जीवन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हो। उससे ही होगा ना कि मतलब एक बार आपके ऊपर कोई पॉजिटिव असर पड़ता है तो फिर उसका कहते हैं ना कि प्रभाव दूर दूर तक जाता है। वो बातें भी हैं। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, कि अगर किसी को किसी पर्टिकुलर आइटम जैसे कुछ खाते हैं कई बार, उससे दिक्कत शुरू हो जाती है, गैस वगैरह बनती है, तो क्या उसका इलाज भी आयुर्वेद में पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो होता सर क्या है उस कि हम हमारे इसको बोलते हैं सातम में। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सातम में नहीं होती हैं, हमारे को हजम नहीं होती हैं। और बहुत सारी चीजें होती है जैसे हजम होती है। तो किसी को ये जो चीज हजम नहीं होती है उसको एक अलग से तरीका रहता है, उसको हम धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी को। तो कर सकते हैं, टेक्निकली उसको करना पड़ता है, जो रैंडमली नहीं कर सकते कि भाई लिया और खा लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको एक तरीके से हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है। मतलब सर जिसको जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो धीरे धीरे आयुर्वेद की हेल्प से वो डाइजेस्ट हाँ, होनी शुरू हो जाएगी बॉडी को। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो ओके सर, सकती है। थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहे कुछ? हाँ जी सर, मैं एक पूछना चाहूंगी क्वेश्चन आपसे कि क्या होता है कि हम लोग एक जैसा रहते हैं घर में, एक जैसी डाइट लेते हैं, लेकिन घर के कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी भूख लगती है और कुछ को बिल्कुल देर देर में लगती है। तो ये कोई क्या, हम घर में बोल देते इसके पेट में कीड़े हैं, क्या कुछ ऐसा है या कोई और रीजन है इसका, और इसका कोई इलाज भी है क्या? ऐसा होता है कि भूख को हम सामान्य तौर पे अग्नि के तौर पे लेते हैं। शरीर में अग्नि कैसी है? अग्नि में, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, जैसे डायबिटीज के लोगों को या मोटे लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। इसको हम बोलते हैं मिथ्या अग्नि। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे एक लड़का है जो 12 क्या बोलते हैं 18 साल का है, 12वीं की है, या जो कॉलेज में अभी पढ़ना शुरू किया, जैसे अभी कॉलेज के बच्चे हैं। अब इन बच्चे खूब सारा खेलते हैं, यंग हैं, इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, इनको भूख बहुत अच्छी लगती है, वो गलत नहीं है। लेकिन किसी व्याधि के कारण भूख लगती है ज्यादा, तो वो गलत है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज जो जैसे आप बता रहे हैं, कीड़े पेट में हो सकते हैं, या कोई और पैथोलॉजी कारण, जिसके व्याधि के कारण ऐसा हो सकता है, जिससे भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं तो 5-7 दिन में वो नॉर्मल आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल ही भूख लगनी बंद हो गई है, तो 0 लेवल पे उनका अग्नि आ जाती है। तो अग्नि की असेसमेंट जो हमारे चिकित्सा का मुख्य आधार होता है कि जो उसको भूख लग रही है वो फॉल्स है या ट्रू है, दैट इज टू बी डायग्नोज विद द बाय द डॉक्टर ओनली। ओके सर, थैंक यू। वैसे ये कीड़े वीड़े की दवाई जो अक्सर हम ले लेते हैं 3 महीने में, 6 कीड़े महीने में, ये की लेनी चाहिए? कॉमन है, वो देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं उससे ठीक होगा। उसके लिए कोई एज फैक्टर तो नहीं होता होगा कि 50 के बाद नहीं लेनी या 20 के बाद नहीं लेनी, ऐसे नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन उससे ठीक हो एज, जाएगा ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक हाँ, तरीके से आप ठीक करेंगे तो इट विल बी क्वाइट ओके। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और कुछ कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बाकी ठीक सर है जी, आपने एनीवे। हाँ हाँ, हाँ जी। आपने इतने सरल तरीके से बताया है तो मेरे हिसाब से कोई प्रश्न तो नहीं नहीं, बचा होगा। बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन फिर भी एनीवे, फिर भी किसी कोई क्यूरी है तो अमरदीप सर के पास हाँ मेरा फोन बिल्कुल, नंबर भी मेरे है, माध्यम से और पूछो। आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। हम्म, और at the last, I again thanks to Principal Sir and Amardeep Sir and other faculty members and the students and the persons who listen me directly or indirectly help me to achieve the same session. And again, thanks to all of you. सर अब हाँ जी हमारी सर, बारी है सर, इससे पहले तो मैं निशा मैडम को, जो हमारे आज के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कार्यक्रम के, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो ऑफिशियल तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करें। थैंक यू अमरदीप सर, मुझे आज के वोट ऑफ थैंक्स का मौका देने के लिए।
मैं डॉक्टर सुखबीर का अपने कॉलेज की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आयुष में क्या कैरियर हो सकता है, बच्चों को बहुत अच्छे से बताया है और डेफिनेटली बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और आई थिंक हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, मतलब जो फाइनल वगैरह कर रहे हैं बीए में, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए जो आपने स्कोप बताया, एमबीए इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट का और एक हर्बल मेडिसिन सप्लायर के बारे में जो बताया, वो शायद बहुत ज्यादा उनके काम आए, क्योंकि बच्चे एमबीए की तरफ रुझान रखते हैं, बट एमबीए इन हॉस्पिटल उनके लिए थोड़ा सा अलग फील्ड रहेगा। और सर, आपने जो ये 12th के लिए 2 कोर्सेज बताए हैं कि डिप्लोमा कर सकते हैं उपवैद्य का और एक पंचकर्म थेरेपिस्ट, तो जो हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल करके आते हैं जो, उनके लिए आई थिंक बहुत अच्छे हैं ये दोनों ही कोर्सेज। तो सर, आपने जो भी आज इन बच्चों को बताया है कैरियर क्या रहेगा आयुष में, उससे जितने भी स्टूडेंट्स इन्होंने आज ये लेक्चर सुना है, डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट होगा। मैं आपका पूरे अपने महाविद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में और बहुत अच्छे तरीके से, और जो अभी आपने क्वेरीज भी ली हैं वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं उन स्टूडेंट्स का धन्यवाद करती हूँ। और अमरदीप सर जो इस तरीके के कार्यक्रम कराते रहते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एफर्ट्स के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है, आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं इस कॉलेज को हर जगह ऊंचाइयों पे पहुंचाने के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, सबका एक तरह से कलेक्टिव अप्रोच है, कलेक्टिव कोलैबोरेशन है, जिससे हम ये चीज़ कर पाते हैं। तो इन्हीं बातों से मैडम आपका भी और मैं सर पुनः डॉक्टर सुरभि वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर, कि आपने अपने व्यस्त में से हमें कुछ व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर हमें दिया। और हर समय की अपनी कीमत होती है, भले ही बच्चे कम है, इसको सर हम यूट्यूब पे डालते हैं इस लेक्चर को, और उससे फिर ये होता है कि दूसरे बच्चे भी इसको देख पाते हैं। और सर हमारे हेलो सर। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर से। हाँ बिल्कुल बेटा। सर जैसे हेल्दी लाइफ के लिए मतलब एक जो नींद है, जैसे यूट्यूब पर कई बार देखते हैं कि जो कोई योग गुरु होते हैं वो कहते हैं कि 5-6 घंटे की नींद आपके लिए सफिशियंट होती है, लेकिन कई ये कहते हैं कि 7-8 घंटा तो होना चाहिए कम से कम। तो सर एक जैसे 1-2 बार क्या होता है कि 2-3 दिन हम सिर्फ 5-6 घंटे सोए तो, लेकिन उससे वो हैवी दिमाग रहता है। लेकिन सर क्या ये मतलब बन सकता है कि 5-6 घंटे अगर हम हैबिट बना ले तो उससे मतलब माइंड हमारा ठीक काम भी करेगा और हम ठीक रहेंगे सर? बेसिकली ये टॉपिक जो था वो मैंने शॉर्ट में लिया है, लेकिन ये टॉपिक पूरे दिन का है बिल्कुल और सर। शायद आप यदि कहें तो 7 दिन इसमें बोला जा सकता है रेगुलरली। कभी ऐसा मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 हमारे मूल उपस्तंभ हैं। मोटे तौर पे देखें कि हमारा खाना पीना और सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद किसको कितनी चाहिए और किसको कितनी और कैसी आती है, ये व्यक्तिगत उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। किसी किसी के 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है और किसी किसी की 8 घंटे में नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 घंटे में नहीं होगी 8 घंटे में होगी। आपकी साउंड स्लीप है तो 4 घंटे बाद भी आप उठ सकते हैं, और साउंड स्लीप नहीं है तो 8 घंटे बाद भी आपको नींद लगेगी पूरी नहीं हुई है। तो एक क्राइटेरिया है कि आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये आपके शरीर पे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज पे या फिर आपकी एज पे, सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो दूसरा है कि अब किसी किसी को आदत ज्यादा है सोने की, तो अपनी आदत में परिवर्तन करके आप नींद को कम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि इसमें उल्टा एक चीज और जोड़ता हूं मैं, कि अभी मेरे पास आते हैं बहुत से लोग, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ जी। एक्चुअली मेरे से पूछते हैं कि आप किस चीज के डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, तो मैं ये कहता हूँ हरियाणवी भाषा में कि मैं धक्के खाए मरीजों का डॉक्टर हूँ जी। जो मरीज धक्के खा चुके हैं उनका मैं इलाज करता हूँ। तो जब मेरे पास आते हैं तो उनको अकल लग चुकी होती है, वो कहते हैं जी मैं सुबह उठ के 4 बजे योगा करता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आप काम करते हैं, सुबह उठते हैं। फिर मैं उससे, मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि आप सोते किस टाइम में? वो कहता है कि मैं 12 बजे सोता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। हम यदि टाइम से नहीं सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो गड़बड़ होता है। तो समय पे सोना
और ठीक टाइम पे उठना तो नींद आपकी पूरी करेगा। और यदि आप कभी कभी उठे, एक बार ऐसा करें कि 3 दिन आप सुबह सूर्योदय के समय उठें और 3 दिन जो है 8-9 बजे उठें, आपको पता चलेगा कि आपके दिन में कितना फर्क है। तो नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य उदय के समय उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सूर्य उदय के समय उठते हैं तो आपके पेट भी नहीं खराब होगा, आपको पूरे दिन फ्रेश भी रहेंगे, थकावट भी नहीं होगी, मन प्रसन्न रहेगा। और फिर भी आपकी बाई चांस किसी कारण से आपकी नींद पूरी नहीं, तो दिन में बिना खाए सो सकते हैं, खा के नहीं सोना। और बेटर है ठीक टाइम पे 10 बजे तक सो जाएं। ये आजकल के बच्चे क्यों, बड़े भी सब आजकल सब OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में देखते रहते हैं, फोन पे रात लेट रात तक बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक करते रहते हैं, 11-12 बजे तक सोते नहीं है, सुबह फिर जल्दी कैसे उठेंगे। ये लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज बहुत है आजकल। इतनी बीमारियां हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कि आपको कंपलसरी अपनाना ही पड़ेगा, कब तक बचेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप जब बीमारी होने के बाद अपनाना, इससे अच्छा पहले से अपना लिया जाए। तो नींद बहुत जरूरी है, बहुत सही तरीके से अच्छी नींद जरूरी है, जिसको कहते हैं साउंड स्लीप। पढ़े और घोड़े बेच के सोने वाली नींद अच्छी है आपके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ठीक है सर, बाय। इसी के थैंक्स साथ टू हम ऑल ऑफ यू, इसको प्लीज समाप्त अगेन करते हैं बाय। सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा फिर मिलेंगे सर। Definitely all of you are welcome at any time. The civil hospital is our bye. Thank you. थैंक यू सर।